नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। मानव तस्करी के संदेह में जांच के लिए कई दिनों से फ्रांस में खड़ा विमान भारत लौटा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ द जुडिशरी ए रिपोर्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बजटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ICT शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर मिशन कर्मयोगी का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन की स्थापना के 5 वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने 4 बड़ी ऑडिट फर्मों की ऑडिट गुणवत्ता में कमियों को रेखांकित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्व विनियामक संगठनों के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क पर टिप्पणियां मांगी हैं। अब बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। मानव तस्करी के संदेह में जांच के लिए कई दिनों से फ्रांस में खड़ा विमान भारत वापस लौटा। इस घटना ने मानव तस्करी में सहायता करने वाले संभावित संगठित अपराध संबंधी क्रियाकलापों की जांच शुरू कर दी है। संगठित आपराधिक समूहों की मानव तस्करी में संलिप्तता और उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति से निपटना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। अगर हम मानव तस्करी के संदर्भ में बात करें तो जबरदस्ती अपहरण करके, धोखाधड़ी या कपट के जरिए किसी व्यक्ति की भर्ती करने, उसको किसी अन्य जगह स्थानांतरित करने, अपने पास रखने जैसी गतिविधियां मानव तस्करी के तहत आती हैं। मानव तस्करी के कई रूप हैं। इसमें किसी व्यक्ति या महिला को यौन मनोरंजन और आतिथ्य उद्योगों में जबरन भर्ती करना, घरेलू नौकर बनाना, जबरन विवाह करके शोषणकारी कृत्य कराना शामिल है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2022 के अनुसार 2020 में 141 देशों में मानव तस्करी के पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 50,000 थी। मानव तस्करी में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों की भूमिका भी होती है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों के पास वैश्विक नेटवर्क है। ऐसे नेटवर्क्स मानव तस्करी में सहायता करते हैं। साथ ही संगठित अपराध समूह मानव तस्करी के संचालन के लिए उच्च स्तर की लॉजिस्टिक विशेषज्ञता से लैस हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसी समस्या भी है। कानून प्रवर्तन, इमिग्रेशन और सीमा नियंत्रण सहित विभिन्न स्तरों पर कई अधिकारी भ्रष्ट हैं। इसके चलते तस्करी का काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा मानव तस्करी से उत्पन्न अवैध लाभ या धन को अक्सर वैध व्यवसायों के जरिए वैध बनाया जाता है। मानव तस्करी से निपटने के लिए वैश्विक और भारतीय दोनों स्तरों पर कदम उठाए गए हैं। वैश्विक स्तर की बात करें तो पहला कदम है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अंतर्गत भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल अभिसमय के पूरक की भूमिका निभाता है। भारत ने इसकी अभी पुष्टि भी की है। इसके अलावा सार्क कन्वेंशन का उद्देश्य वेश्यावृत्ति या देह व्यापार के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना तथा इससे निपटना है। अगर भारत की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत तस्करी को गैर कानूनी कृत्य घोषित किया गया है। अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ द जुडिशरी अ रिपोर्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बजटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ICT शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में न्याय प्रदान करने हेतु किए गए प्रयासों की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। इसमें उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रिपोर्ट 4 भागों में प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले बात करते हैं मानव संसाधन प्रबंधन के विषय में। इसका पहला केंद्र बिंदु है रिक्तियां। उच्च न्यायालयों में 31% न्यायाधीशों और जिला अदालतों में 21% न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। वहीं न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका की बात करें तो जिला अदालतों में केवल 36.3% महिला कर्मी ही मौजूद हैं। अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में केवल 3 महिला न्यायाधीश थीं। वहीं भारत के सभी उच्च न्यायालयों में कुल 103 महिला न्यायाधीश थीं। मानव संसाधन के प्रबंधन के बाद रिपोर्ट में न्यायिक अवसंरचना की 2 कमियों को भी उजागर किया गया है, जिसमें पहला है कोर्ट रूम। उच्च न्यायालयों में 134 कोर्ट रूम और जिला अदालतों में 4250 कोर्ट रूम की कमी है। और दूसरा है स्वच्छता सुविधाएं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 19.7% जिला अदालतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में आगे जिला अदालतों के लिए बजट को लेकर भी कुछ अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि विविध योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि के उपयोग पर कड़े नियम होने की वजह से धनराशि प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे कि धनराशि प्राप्त करने हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि एकल स्वामित्व नहीं होने के कारण एजेंसियों के बीच समन्वय में बाधा आती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी से युक्त न्यायपालिका के विषय में बात करें तो न्यायालयों को डिजिटल बनाने की गति काफी धीमी है। केवल 48.6% जिला अदालत परिसरों में ई फाइलिंग सुविधा काम कर रही है। साथ ही रिपोर्ट में इन कमियों से निपटने के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। इसमें पहली सिफारिश है अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक समर्पित भूमि बैंक का गठन किया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश है बजट के प्रभावी तरीके से उपयोग करने तथा उसके बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक संस्था गठित की जानी चाहिए। तीसरा है जिला अदालतों में सहायक कर्मचारियों की समय पर भर्ती करने के लिए एक मानक समय सीमा तय की जानी चाहिए और जिला अदालतों में एक स्थायी आईटी काडरा का निर्माण करना चाहिए। साथ ही क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए न्यायाधीशों, वकीलों आदि हेतु नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर मिशन कर्मयोगी का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया है। सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। यह दिवस नागरिक केंद्रित, कुशल और पारदर्शी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। अगर मिशन कर्मयोगी की बात करें तो यह सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य नए भारत के विजन के अनुसार भविष्य के लिए तैयार अर्थात फ्यूचर रेडी सिविल सेवा का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत सिविल सेवा में कुछ गुणों को लाने की बात कही गई है, जिसमें पहला गुण है सही दृष्टिकोण वाली सिविल सेवा। इसके तहत सिविल सेवकों को इनोवेटिव, पेशेवर इत्यादि बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा गुण है तकनीकी क्षमता से युक्त सिविल सेवक और तीसरा है ज्ञान से युक्त सिविल सेवक। मिशन कर्मयोगी के 6 पिलर्स हैं। पहला पिलर है नीतिगत फ्रेमवर्क। इसके तहत नई प्रशिक्षण नीतियां तैयार की जाएंगी। इसमें निरंतर लर्निंग और क्षमता विकास पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा पिलर है योग्यता आधारित फ्रेमवर्क। इसमें नियम आधारित की जगह भूमिका आधारित कार्य पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही यह स्वदेशी क्षमता निर्माण पर आधारित फ्रेमवर्क होगा। तीसरा पिलर है संस्थागत फ्रेमवर्क। इसकी निगरानी प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद द्वारा की जाएगी। चौथा पिलर है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कर्मयोगी। यह वृहद पैमाने पर शुरू किया गया व्यापक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। पांचवा पिलर है इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली। यह रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन पर आधारित है। और छठा पिलर है निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क। यह निरंतर प्रदर्शन विश्लेषण, डेटा आधारित लक्ष्य तय करने तथा रियल टाइम निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है। आइए बात करते हैं मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई नई सुविधाएं क्या क्या हैं। पहली है माई IGOT यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। यह व्यक्तिगत अधिकारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम है। दूसरी सुविधा है मिश्रित कार्यक्रम। इसमें सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के तरीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसमें ऑफलाइन कक्षा पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन लर्निंग घटकों के साथ एकीकृत किया जाएगा। तीसरी सुविधा है विकास अर्थात वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट। यह केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत सिविल सेवकों के प्रबंधन के लिए नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है। चौथी है क्यूरेटेड कार्यक्रम। यह कार्यक्रम मंत्रालयों या विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विविध लर्निंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा 12 डोमेन विशिष्ट क्षमता निर्माण ई लर्निंग पाठ्यक्रम भी विकसित किए गए हैं। आइए अब जानते हैं कि मिशन कर्मयोगी का महत्व क्या है। यह पहल नए भारत के लिए कार्यात्मक, व्यवहारिक और तकनीकी क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। साथ ही यह पहल नियमों से बंधी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की जगह भूमिका निभाने वाली मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की ओर बढ़ने में मदद करती है। इसके अलावा यह पहल पूरी सेवा अवधि के दौरान लर्निंग और व्यक्तिगत लर्निंग को बढ़ावा देती है। और अंत में मिशन कर्मयोगी पहल ऑफ साइट लर्निंग के पूरक के तौर पर ऑन साइट लर्निंग पर ध्यान देती है। अब बढ़ते हैं हमारी
हमारी आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन की स्थापना के 5 वर्ष पूरे हुए। इस फ्यूजन सेंटर की स्थापना भारत सरकार ने साल 2018 में की थी। इसे गुरुग्राम स्थित सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र में स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इस सेंटर में 12 साझेदार देशों के इंटरनेशनल लिएजॉन अधिकारी तैनात रहते हैं। इनका उद्देश्य बेहतर सहयोग करना, प्रासंगिक सूचना तैयार करना और समय पर सूचना संबंधी इनपुट प्रदान करना है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के महत्व की बात करें तो ये संगठन भारत की क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर पहल में निर्धारित विजन के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री रक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। साथ ही ये संगठन भागीदारी देशों को अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उन पर बेहतर नजर रखने, संभावित खतरों की पहचान करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए समन्वय करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये हिंद महासागर में आतंकवाद, नशीली दवाओं, हथियारों और मानव तस्करी और समुद्री डकैती जैसी मुख्य चुनौतियों से निपटने में भी काफी सहायता प्रदान करता है। हिंद महासागर में कई और तरह की चुनौतियां भी शामिल है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और समुद्री जल का बढ़ता स्तर और अवैध तरीकों से मछली पकड़ने जैसे कुछ मुद्दों से निपटना काफी चुनौतीपूर्ण है। ये व्यापार सप्लाई चेन को बाधित कर सकते हैं और इस क्षेत्र के इकोनॉमिक ग्रोथ को कमजोर कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ भारत के लिए IOR कई अन्य वजहों से भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है आर्थिक महत्व। भारत का मात्रा के हिसाब से 95% व्यापार और मूल्य के स्तर पर 68% व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है। दूसरी वजह है खाद्य सुरक्षा। लगभग 250 मिलियन लोग समुद्री तट के 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। वे भोजन और आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर है। तीसरी वजह है सामरिक महत्व। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की केंद्रीय अवस्थिति इसे एक प्राकृतिक समुद्री शक्ति बनाती है। इस तरह भारत इस क्षेत्र में समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय गतिविधियों को प्रभावित करता है। और चौथी वजह है संसाधनों का अन्वेषण। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें भारी मात्रा में सोना, टिन, यूरेनियम, कोबाल्ट, निकल जैसे खनिज संसाधन मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं आज की 5वीं बड़ी खबर की। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA ने 4 बड़ी ऑडिट फर्मों की ऑडिट गुणवत्ता में कमियों को रेखांकित किया है। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले हम NFRA के बारे में जान लेते हैं। दरअसल NFRA या राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ऑडिटिंग के पेशे से जुड़ी एक विनियामक संस्था है। यह भारत में लेखांकन मानकों के अनुपालन की निगरानी करता है। यह प्राधिकरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के तहत 2018 में गठित एक वैधानिक निकाय है। इस अधिनियम के तहत NFRA को ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की निगरानी करने और संबंधित व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। अगर इस प्राधिकरण की जिम्मेदारी की बात करें तो NFRA ने 4 बड़ी ऑडिटिंग फर्मों की ऑडिट गुणवत्ता का निरीक्षण किया है। यह 4 ऑडिटिंग फर्म्स इस प्रकार हैं: डेलॉइट हस्किन्स एंड सेल्स LLP, BSR एंड कंपनी LLP, SRBC एंड कंपनी LLP और प्राइस वाटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स LLP। यहाँ LLP से तात्पर्य लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से है। आइए अब खबर पर वापस लौटते हैं और समझते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने किन मुद्दों को रेखांकित किया है। सबसे पहला है स्वायत्तता का मुद्दा। NFRA ने बताया है कि कंपनियां कोड ऑफ एथिक्स की स्वतंत्रता संबंधी शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करती हैं। इसी के साथ ऑडिटिंग से संबंधित दस्तावेजों की गुणवत्ता संबंधी मुद्दा भी विद्यमान है। दस्तावेजों में कमियों के कारण ऑडिटिंग के परिणामों और प्रक्रियाओं को उचित ठहराने में चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। साथ ही जोखिम का अपर्याप्त आकलन भी इन ऑडिटिंग फर्मों द्वारा किया जाता है। इसमें संगठन के भीतर आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं प्रकट की गई हैं। और अंत में विनियामकीय अनुपालन संबंधी मुद्दे भी विद्यमान हैं। यहाँ SRBC एंड कंपनी की नीतियों में कंपनी अधिनियम 2013 का उल्लंघन देखा गया है। इसमें SRBC और अपने नेटवर्क सदस्यों के बीच संबंधों को पूरी तरीके से मान्यता नहीं दी गई है।
अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्व विनियामक संगठनों यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस SROs के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क पर टिप्पणियां मांगी हैं। विनियमित संस्थाओं की समृद्धि, उनके परिचालन के विस्तार तथा उनके द्वारा नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि हुई है। ऐसे में स्व विनियमन के लिए बेहतर उद्योग मानकों का विकास आवश्यक हो गया है। इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क का शीर्षक ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग SROs फॉर इट्स रेगुलेटेड एंटिटीज है। इस फ्रेमवर्क में ऐसे उद्देश्य, कार्य, पात्रता, मानदंड आदि शामिल हैं जो सभी SROs के लिए समान होंगे। SRO एक गैर सरकारी संगठन होता है जो एक विशेष क्षेत्र या उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। ये अपनी सदस्य संस्थाओं के आचरण से संबंधित नियमों और मानकों का निर्धारण व उन्हें लागू भी करता है। वित्तीय उद्योग विनियामक प्राधिकरण FINRA इसका एक उदाहरण है। इसमें शामिल पात्रता मानदंड की बात करें तो इस तरह के संगठन के रूप में कार्य करने के इच्छुक संस्थाओं को एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत होंगी। अब समझते हैं स्व विनियामक संगठनों से जुड़ी विशेषताओं के बारे में। इन संगठनों के पास एक मजबूत गवर्नेंस प्रणाली होनी चाहिए। इसमें स्वतंत्र बोर्ड, पारदर्शिता और स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रियाओं के पालन पर ध्यान देना शामिल है। ये अपने सदस्यों में RBI द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन की संस्कृति बनाए रखने तथा अनुपालन व्यवहार में सुधार के लिए मानक विकसित करता है। इतना ही नहीं, ये सदस्यों के बीच विवादों के निपटान के लिए मानकीकृत प्रक्रियाएं तैयार करता है और उन्हें लागू भी करता है। आखिर में समझते हैं स्व विनियामक संगठनों से जुड़े उद्देश्यों के बारे में। इन संगठनों का पहला उद्देश्य है प्रगतिशील पद्धतियों को बढ़ावा देकर अपने सदस्यों के बीच अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य है सदस्यों के सामूहिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना और उद्योग की व्यापक चिंताओं का समाधान करना। और तीसरा उद्देश्य है नीति निर्माण में RBI की सहायता के लिए संबंधित क्षेत्र की प्रासंगिक जानकारी एकत्र करके साझा करना और संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को प्रोत्साहित करना। चलिए आखिर में अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री ने श्री मालवीय जी की जयंती पर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय की 11 खंडों की पहली सीरीज का विमोचन किया है। मालवीय जी ने कई पत्रिकाओं, समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया था, जैसे कि 1907 में अभ्युदय नामक हिंदी साप्ताहिक, 1910 में मर्यादा नामक हिंदी मासिक पत्रिका और 1909 में लीडर नामक अंग्रेजी डेली न्यूज़पेपर। वे 1909, 1918, 1932 और 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने 1907 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को साल 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम पंडित मदन मोहन मालवीय जी से धैर्य, देशभक्ति, निष्पक्षता, ईमानदारी जैसे मूल्य सीख सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने रूस के साइबेरिया के दूर दराज इलाके में एक महत्वपूर्ण किले की खोज की है। इसे विश्व में अब तक का सबसे प्राचीन किला कहा जा रहा है। इस किलेबंद बस्ती का नाम अमन्या है। यह किला पश्चिमी साइबेरिया में अमन्या नदी के किनारे स्थित है। किले की साइट पर एकत्र किए गए सैंपल्स की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस किले का निर्माण लगभग 8000 साल पहले हुआ था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी ने एक परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें स्टॉक एक्सचेंजों में किए जाने वाले ट्रेड्स में ट्रेडिंग के दिनी सेटलमेंट करने और वैकल्पिक आधार पर रियल टाइम सेटलमेंट शुरू करने पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। शेयरों की खरीद बिक्री के दिनी सेटलमेंट करने को T+0 सेटलमेंट कहा जाता है। T+0 सेटलमेंट से आशय उस वित्तीय लेन देन निपटान प्रक्रिया से है जो ट्रेड की तिथि के दिन ही पूरी हो जाती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड जारी करने वाले बैंकों के स्तर से भी कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की सुविधा देने की मंजूरी दी है। यह सुविधा कार्ड धारकों को एक ही प्रक्रिया के माध्यम से कई मर्चेंट साइट्स के लिए अपने कार्ड को टोकनाइज करने का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 में विश्व भर में 5 मिलियन से अधिक डेंगू संक्रमण के मामले दर्ज किए हैं। डेंगू से मरने वालों की संख्या भी 5000 दर्ज की गई है। डेंगू से सर्वाधिक प्रभावित 30 देशों में इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत आदि शामिल हैं। डेंगू वायरस एडिस इजिप्टी नामक संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ये मच्छर दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में तथा ज्यादातर शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन से संबंधित एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है। इसमें पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अवस्थित है। पोंग बांध झील एक मानव निर्मित जलाशय है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्र सरकार, कर्नाटक और केरल को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस केरल के कासरगोड जिले के मिंचिन पड़ाव के पहाड़ी क्षेत्र में एंडोसल्फान की डंपिंग करने की शिकायत मिलने के बाद जारी किया गया है। एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है। इसका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार की फसलों में लगने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडटेक मित्र लॉन्च किया है। यह एक रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य मेडटेक इनोवेटर्स और एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को सशक्त बनाना है। मेडटेक मित्र एक ऐसा मंच है जो देश की युवा प्रतिभाओं को उनके शोध को आकार देने और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने में मदद करेगा। एस्ट्रोसेट ने चमकीले सब सेकेंड एक्सरे बर्स्ट का पता लगाया है। इसका तात्पर्य अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र वाला एक नया और विशिष्ट न्यूट्रॉन तारा है। अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन तारे को मैग्नेटर कहा जाता है। एस्ट्रोसेट भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है, जिसे इसरो ने 2015 में लॉन्च किया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने और आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।